नमस्कार साथियों, आप सभी का इंडी टॉक पर स्वागत है। मैं हूं शशिकांत कुमार। जब देश उम्मीद कर रहा था कि नरेंद्र मोदी जी जो मिसाइल है वो पाकिस्तान के तरफ करेंगे, इस समय भारत और पाकिस्तान के बीच जो जंग का माहौल है उस पर नरेंद्र मोदी कोई बड़ा निर्णय लेंगे, वैसे निर्णय लिया गया और बहुत जल्द हो सकता है कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। चर्चा का विषय इस समय भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर की स्थिति बनी हुई थी, राष्ट्रीय विमर्श का मुद्दा बना हुआ था कि आगे क्या हो जाएगा, भारत क्या करेगा। वो विमर्श अचानक बदल जाता है और अचानक राष्ट्रीय विमर्श के मुद्दे में आ जाता है जातीय जनगणना। क्या नरेंद्र मोदी ने ये जानबूझकर खेला गया चाल था? इसके पीछे नरेंद्र मोदी की क्या कोई रणनीति है? क्या अचानक नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय विमर्श के मुद्दा ही बदल देते हैं? इतना बड़ा फैसला आखिर नरेंद्र मोदी ने क्यों लिया? क्या मोदी जंग के माहौल से ध्यान हटाने की तैयारी कर रहे थे? क्या सेना को स्ट्राइक का एक माकूल वक्त देने की कोशिश थी कि सेना खुद डिसाइड करे कब स्ट्राइक किया जाए? बिहार यूपी के चुनाव के नजरिए से यह फैसला था। क्यों लेना पड़ा नरेंद्र मोदी को जातीय जनगणना का फैसला? और जानिए आरएसएस का क्या रुख है, क्योंकि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रचार कर रही थी। कश्मीर में जब हिंदुओं को मारा गया तो जाति नहीं पूछा गया, धर्म पूछा गया। फिर अचानक जातीय जनगणना क्यों? अचानक मोदी, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और राहुल गांधी के सामने घुटनों पर कैसे आ गए? अचानक नरेंद्र मोदी घुटने कैसे टेक दिए? अचानक वो 56 इंच वाला सीना डर कैसे गया? आज 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 की वो तस्वीर जो बताने के लिए काफी है कि नरेंद्र मोदी भी झुकते हैं और नरेंद्र मोदी को झुकाना भी मुश्किल नहीं है, बल्कि नरेंद्र मोदी को झुकाया जा सकता है। और लालू प्रसाद यादव ने, नीतीश कुमार ने, राहुल गांधी ने ये काम कर दी, अखिलेश यादव ने ये काम कर दिया, जो लगातार जातीय जनगणना के मुद्दे पर कह रहे थे और लगातार कह रहे थे कि जातीय जनगणना होके रहेगा। नरेंद्र मोदी और आरएसएस को झुकना पड़ा। क्या ये 2024 के लोकसभा चुनाव का परिणाम का असर है? जब 303 से 240 पर भारतीय जनता पार्टी आ गई। उत्तर प्रदेश और बिहार की थोड़ी सियासी जमीन में बता देता हूँ साथियों। उत्तर प्रदेश और बिहार की सियासी जमीन को भी मैं साथियों बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक आग्रह है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजा दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें हौसला मिलती है अगले वीडियो बनाने की। चलिए साथियों, हम आगे बढ़ते हैं। आखिर नरेंद्र मोदी कैसे राहुल गांधी, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव के सामने घुटने पर आ गए? कैसे नरेंद्र मोदी झुक गए? क्या नरेंद्र मोदी को झुकाया जा सकता है? क्या नरेंद्र मोदी को झुकाया जा सकता है? नरेंद्र मोदी में वो दम नहीं है जो नरेंद्र मोदी दावा करते हैं कि वो 56 इंची है, उनकी सीना 56 इंच का है। जो भाजपा और संघ पिछले लंबे समय से जातीय जनगणना का विरोध कर रहा था, वो भाजपा, वो आरएसएस अब जातीय जनगणना के पक्ष में खड़ा हो गया। वो योगी आदित्यनाथ जो कहते थे बटोगे तो कटोगे, वो योगी आदित्यनाथ भी आज जातीय जनगणना के मुद्दे पर जातीय जनगणना का स्वागत कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के सियासत में सबसे बड़ा यूटर्न है। ये भाजपा की राजनीति का सबसे बड़ा यूटर्न है और देश की सियासत का सबसे बड़ा यूटर्न है। जो भाजपा का मंडल का सियासत करती थी, जो भाजपा मंडल के खिलाफ राजनीति करती थी, वो भाजपा अब मंडल पार्ट 2 के आंदोलन का हिस्सा बनने जा रही है। कुछ लोग कह रहे हैं वही फैसला है जो बीपी सिंह ने 1990 में लिया था। बीपी सिंह जब प्रधानमंत्री बने, अचानक वो आरक्षण का फैसला लेते, ओबीसी आरक्षण का फैसला लेते, मंडल कमीशन को लागू करने का फैसला लेते हैं। कुछ वैसा ही फैसला आज के तारीख में नरेंद्र मोदी ले लिए। कुछ वैसा ही निर्णय आज के तारीख में नरेंद्र मोदी ले लिए। आपको थोड़ा हम उत्तर प्रदेश और बिहार के पिछले 3 लोकसभा चुनाव के नजरिए से सीटों की संख्या बढ़ाते हैं। बिहार उत्तर प्रदेश की सीटों के नजरिए से आप राजनीति को समझ सकते हैं। 2014 में भाजपा ने उत्तर प्रदेश और बिहार में शानदार प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश और बिहार की टोटल सीटों में से, उत्तर प्रदेश और बिहार की टोटल अगर हम देखें तो 120 सीटों में से 93 सीटों को भारतीय जनता पार्टी जीती। 2019 आई तो 120 सीटों में से उत्तर प्रदेश और बिहार के भारतीय जनता पार्टी 89 सीटें जीती। 2024 का लोकसभा चुनाव, वो चुनाव जो मुद्दे जिसके मुद्दे संविधान बन गया, जिसके मुद्दे जातीय जनगणना बन गया, उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जो सीटों की संख्या है वो घटकर कितनी हो गई? 45 हो गई।
जरा देखिए राजनीति की नजरिए से थोड़ा ध्यान से देखिए कि उत्तर प्रदेश और बिहार में 2014 में जो भाजपा की सीटों की संख्या थी वो 2019 में घट गई और 2024 में उससे भी कम हो गई। 2024 में उत्तर प्रदेश और बिहार में भाजपा 50 सीटों के आंकड़ा पार नहीं कर पाई। राज्यों को मिला दे तो भाजपा 45 पर रुक गई। जो भाजपा 2014 में 93 सीटों पर थी वो घटकर 45 पर आ गई। 2019 में 89 सीटों पर थी। स्पष्ट तौर पर समझ लीजिए कि मोदी सरकार को यह साफ दिखा कि जातिगत जनगणना, जातिगत मुद्दों को नजरअंदाज करने की कीमत वोट के तौर पर चुकानी पड़ी। जातीय जनगणना के मुद्दे पर विपक्षी पार्टी जो थी आरजेडी, सपा यानी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और तमाम ऐसी पार्टियां थी जो जातीय जनगणना मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बना रही थी। इसमें महाराष्ट्र के शरद पवार की पार्टी भी है। बीजेपी में भी कुछ सहयोगी दल थे जैसे कि जेडीयू, एलजेपी, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी का भी थोड़ा बहुत दबाव था। ये वो पार्टियां थी जो दबाव डाल रही थी कि भाजपा जातिगत जनगणना करवाए। बिहार वो राज्य है जहां से जो मुद्दे निकलते हैं वो राष्ट्रीय व्यवस्था का मुद्दा बन जाता है। ये वही बिहार है जो इंदिरा गांधी के समय में संपूर्ण क्रांति का आंदोलन करता है। ये वही राज्य है, ये वही राज्य है जिस राज्य से आप कह सकते हैं कि मंडल और कमंडल की सियासत की अगर धुरी कोई राज्य बना था तो वो बिहार बना था और उत्तर प्रदेश बना था। बिहार उसका कहीं ना कहीं नेतृत्व किया था 80 के दशक में, जब बिहार में मंडलवाद के नेता निकलने लगे, जब मंडलवाद के नेता बिहार से निकलने लगे थे। मतलब सीधे तौर पर समझ लीजिए कि बिहार वो राज्य है जो हर वक्त देश की सियासत में नेतृत्व करता है और बिहार वो राज्य है जो हर आंदोलन का नेतृत्व करता है। और बिहार से अगर किसी आंदोलन का, आप कह सकते हैं कोई आंदोलन बिहार से निकलता है तो उस आंदोलन का देश में राष्ट्रीय विमर्श का मुद्दा बनने से कोई इनकार नहीं कर सकता है। जब नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना करवाया उसी समय बिहार के बाद देश भर में जातीय जनगणना राष्ट्रीय विमर्श का मुद्दा बना। 2022 में नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना बिहार में करवाया और 2024 आते आते लोकसभा का चुनाव का मुद्दा भी जातीय जनगणना का मुद्दा बन गया। जिस मुद्दे को नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने शुरुआत की थी और लालू यादव को शुरुआत से इस विषय के लिए लड़ रहे थे, लालू प्रसाद यादव ने जिस मुद्दे को बढ़ाया उसी मुद्दे पर राहुल गांधी ने फायदा उठा लिया 2024 के लोकसभा चुनाव में। कि आरएसएस की बात करें तो आरएसएस 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इसका विरोध करती थी, लेकिन जैसे ही 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 250 सीटें भी हासिल नहीं कर पाई, आरएसएस भी इस विषय पर आप कह सकते हैं कि विपक्ष के साथ खड़ा हो गया। आरएसएस भी कहने लगा कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। आरएसएस पहले इसका विरोध करता था और कहा इससे समाज में खाई बढ़ेगी, लेकिन जैसे 2024 का लोकसभा चुनाव में भाजपा का बुरा दिन आया तो आरएसएस ने कहा कि जन कल्याण के लिए जरूरी है सही आंकड़ा है, मतलब जातीय जनगणना। आखिर नरेंद्र मोदी को भी तो राजनीति करना है। नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे ये सही है, लेकिन वो पाकिस्तान को सबक सिखा लेंगे उस मुद्दे पर वो बिहार नहीं जीत सकते, क्योंकि बिहार में जो चुनाव है वो राज्य का चुनाव है और बिहार में जब राज्य का चुनाव है तो राज्य का चुनाव क्षेत्रीय मुद्दों पर होता है, राष्ट्रीय मुद्दों पर नहीं होता है। अगर लोकसभा का चुनाव होता तो नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के मुद्दे पर लोकसभा का चुनाव लड़ लेते, लेकिन जब बिहार की चुनाव की बारी आएगी तो यहाँ राज्य स्तरीय चुनाव, यहाँ का जो राज्य का जो मुद्दे है वो मुद्दे हावी रहेंगे, यहाँ राष्ट्रीय मुद्दे हावी नहीं रहेंगे। राज्यों के चुनाव में अगर राष्ट्रीय मुद्दे पर भाजपा लड़ेगी तो भाजपा को नुकसान ही होगा। दिल्ली में भाजपा जब राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ी, विधानसभा का चुनाव लड़ी, तो भाजपा को नुकसान उठाना पड़ा। 2015 का विधानसभा चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ी तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा। बिहार का अगर विधानसभा चुनाव लड़ना है तो यहाँ जातिगत राजनीति में एनडीए को मजबूत होना होगा। जातिगत राजनीति में एनडीए को कहीं ना कहीं एक मजबूत स्थिति में आना होगा। बिहार में जो भाजपा के वोट बैंक है वो जातीय जनगणना को पसंद नहीं करते। यूं कहे कि अगर जातीय जनगणना होगा तो भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान भी उठाना पड़ेगा, क्योंकि भाजपा के जो कोर वोटर बिहार में माने जाते हैं, जो हमेशा भाजपा को इसलिए वोट देते हैं क्योंकि भाजपा कमंडल की सियासत करती है। भाजपा अगर मंडल की सियासत करने लगेगी तो भाजपा के लिए रास्ता आसान नहीं होगा। तो प्रशांत किशोर जैसे राजनीतिक दल को लाभ ही होगा, प्रशांत किशोर जैसे राजनीतिक दल को फायदा ही होगा। एक नजरिए से थोड़ा समझिए कि बिहार की जो राजनीति है, बिहार में जब विधानसभा चुनाव होता है तो जातिगत मेन फैक्टर बनकर उभरता है। बिहार, उत्तर प्रदेश आप कह सकते हैं कि सामाजिक न्याय का केंद्र बिंदु रहा है। सामाजिक न्याय का जो आंदोलन है वो बिहार, उत्तर प्रदेश से ही शुरू हुआ है।
और बिहार में लालू प्रसाद यादव सामाजिक न्याय के सबसे बड़े नेता हैं, तो उत्तर प्रदेश में काशीराम, मुलायम सिंह यादव, मायावती, ये तमाम वो नेता है जो आप कह सकते हैं कि सामाजिक न्याय के बड़े नेता है। सामाजिक न्याय की राजनीति बिहार उत्तर प्रदेश की राजनीति का केंद्र बिंदु है। और सामाजिक न्याय की जब भी बात की जाएगी तो लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह, काशीराम की जिक्र किए बिना सामाजिक न्याय की बात पूर्ण नहीं होता है। और सामाजिक न्याय की राजनीति बिहार और उत्तर प्रदेश की आप कह सकते हैं कि बिहार उत्तर प्रदेश सामाजिक न्याय की राजनीति में देश का नेतृत्व किया है। और जब सामाजिक न्याय की शक्तियां बढ़ेगी तो भाजपा कमजोर होगा। भारतीय जनता पार्टी भले ही आज जातीय जनगणना के मुद्दे पर साथ दे रही है, लेकिन ये सच्चाई है कि जो वोट बैंक सामाजिक न्याय के पक्ष में है, जो वोटर सामाजिक न्याय के नाम पर वोट देती है, वो वोटर भाजपा को वोट नहीं देगी। वो वोटर कहीं ना कहीं भाजपा के अगेंस्ट में वोट करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो छवि है वो छवि ये है कि भारतीय जनता पार्टी बनिया की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी अपर कास्ट की पार्टी है। भाजपा की वो छवि नहीं को देखे। ओबीसी आबादी 2014 में जब नरेंद्र मोदी का लहर था, यूं कहिए कि मोदी वेव था, उस लहर में ओबीसी वोट बैंक करीबन 49 से 50% के बीच जो है वो नरेंद्र मोदी के पक्ष में खड़ा रहा। 2019 आता है और 2019 में पुलवामा में हमला होता है, उसके बाद बालाकोट स्ट्राइक होता है। उसके बाद जो ओबीसी वोटर्स है, देश के ओबीसी वोटर्स है, वो किसके पक्ष में जाते हैं? नरेंद्र मोदी के पक्ष में 52% जाता है। और 52% क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा था, राष्ट्रवाद का मुद्दा, 2019 में राष्ट्रवाद का मुद्दा था, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा था, ये वो मुद्दे थे जिस मुद्दे के कारण नरेंद्र मोदी को फायदा हुआ। ओबीसी समाज का वोट भी उन्हें 52% मिला। उस समय नरेंद्र मोदी 303 सीटों के साथ सत्ता में वापसी के 2014 की बात करें तो 285 सीटें जीते थे, लेकिन 2019 में भाजपा 303 सीटें जीती और उसमें राष्ट्रवाद का मुद्दा बड़ा मुद्दा बन गया। पुलवामा का हमला के बाद जब बालाकोट पर स्ट्राइक हुआ एक बड़ा विषय बना। लेकिन 2024 जब आया, जब भाजपा राम मंदिर को मुद्दा बनाना चाहती थी, भारतीय जनता पार्टी हिंदू राष्ट्रवाद को मुद्दा बनाना चाहती, उस हिंदू राष्ट्रवाद का मुद्दा नहीं बना। मैंने 24 की रणभूमि का किताब भी लिखा था। उस किताब में मैंने कहा था कि विपक्ष की कोशिश होगी संविधान को मुद्दा बनाना, और संविधान को विपक्ष ने मुद्दा बनाया तो उसका फायदा विपक्ष को मिला, उसका बेनिफिट विपक्ष को मिला। 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर विपक्ष की सीटें बढ़ी तो उसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका संविधान ने निभाया। जब बीजेपी ने ये 400 पार के नारा लगाया तो एसटी समाज में, एसटी और ओबीसी में इस बात का डर हो गया कि अगर भाजपा 2024 लोकसभा चुनाव में 400 सीटें जीत जाती है तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, मनुवाद को लागू कर दिया जाएगा, हिंदू राष्ट्र, ऐसी कई विषय थे जिस विषय के कारण कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ, उठाना पड़ा 2024 के लोकसभा चुनाव में। और संविधान जब बड़ा मुद्दा बन गया तो इस देश ने संविधान को मुद्दा बनते पहली बार शायद 2024 के लोकसभा चुनाव में देखा। और मैंने इस बात को लिखा था और उस बात पर गौर करें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जब जातीय जनगणना संविधान ये मुद्दा बन गया तो उसके बाद पूरी तरह से राजनीति का जो गणित है, जो राष्ट्रीय विमर्श का मुद्दा है, वो पूर्ण रूप से बदल गया। 2024 एकमात्र ऐसा चुनाव है जिसमें कोई राष्ट्रीय विमर्श का मुद्दा नहीं रहा। पुलवामा हमले के बाद बालाकोट में जो स्ट्राइक हुआ वो राष्ट्रीय विमर्श का मुद्दा बन गया। तो 2024 में कोई राष्ट्रीय विमर्श का मुद्दा नहीं था। 2024 के लोकसभा में कोई बड़ा राष्ट्रीय विमर्श का मुद्दा सत्ता पक्ष की तरफ से नहीं बनाया जा सका। विपक्ष की तरफ से एक नेगेटिव सेट किया गया संविधान खतरे में, और उस नेगेटिव को कहीं ना कहीं जनता ने उस नेगेटिव को सच मान लिया और जनता ने विपक्ष को वोट भी दिया। बड़ी मुश्किल से भारतीय जनता पार्टी इज्जत बचाई, बड़ी मुश्किल से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाई, क्योंकि इस समय अगर नरेंद्र मोदी सत्ता में भी है तो वो नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू की कृपा से है, यानी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के बैसाखियों पर है। जिस दिन चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार अपना बैसाखी घिसेंगे उसी दिन ये सरकार गिर जाएगी। तो 2024 में ओबीसी वोटरों की बात करें तो ओबीसी वोटर जो है वो 40 से 45% के आसपास, जो ये अनुमान ही ठक रहा है, 40 से 45% ओबीसी वोटर जो है 2019 में नरेंद्र मोदी के पक्ष में आया, मतलब भाजपा के पक्ष में पड़ा। 2019 में कितना ओबीसी वोटर था? 2019 में 52%, 2014 में 49 से 50% के बीच था, लेकिन 2024 आते आते ओबीसी वोट बैंक जो है वो करीब 7 से 8% घट जाता है। और ये जो घटता है इसका ही असर है कि आपको सीटों में 303 से 240 नजर आता है। सीटों की संख्या घटी क्यों? तो सीटों की संख्या घटने के पीछे का बड़ा कारण ये भी, तो इसी कारण से भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना के
जो ये पिच है जिसे राहुल गांधी, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव ने बनाया था, उस जातीय जनगणना के पिच पर भारतीय जनता पार्टी खेलने का तय कर लिया। उस जातीय जनगणना के मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी अपना मुद्दा बनाने की कोशिश में लग गई और भाजपा ये कोशिश में लग गई कि उस मुद्दे को वो खुद का मुद्दा बनाए, अपना मुद्दा बनाए, यानी राष्ट्रीय विवश का मुद्दा बनाए। लेकिन तमाम परिस्थितियों में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि भले ही सरकार तुम्हारी है लेकिन सिफ्टन हमारी, मतलब सरकार भले ही एनडीए की चल रही है, सरकार भले ही मोदी सरकार चल रही है, लेकिन इस सरकार की जो सिफ्टन है वो राहुल गांधी की सिफ्टन है और राहुल गांधी ने जातीय जनगणना करवा दिया। वैसे नीतीश कुमार भी जातीय जनगणना के मुद्दे पर खुश हुए। नीतीश कुमार भी जातीय जनगणना के पक्षधर माने जाते हैं। लालू प्रसाद यादव का एक बात मुझे याद आया, और लालू प्रसाद यादव की एक बात जो ट्विटर पर लालू यादव कुछ समय पहले ट्वीट किया था, वो ट्वीट में दिखा देता हूँ। प्रसाद यादव बोले थे, इन आरएसएस बीजेपी वालों का कान पकड़कर दंड बैठक करवा कर इनसे जातीय जनगणना करवाएंगे। इनका औकात क्या है जो ये जाति जनगणना नहीं करेंगे। इनको इतना मजबूर करेंगे कि इन्हें जाति जनगणना करना पड़ेगा। दलित, पिछड़ा, आदिवासी और गरीब एकता दिखाने का समय आ चुका है। लालू यादव ने जब ये ट्वीट किया था, एक्स पर जब ये पोस्ट किया था, तभी लालू यादव ने कह दिया था ये भाजपा वालों को, ये संघी वालों को, ये आरएसएस वालों को कान पकड़कर दंड करवा कर जो है जातीय जनगणना करवाएंगे। आज लालू यादव ने उस बात को सच साबित कर दिया। सामाजिक न्याय के अगर बिहार में कोई सबसे बड़ा नेता है, कोई सबसे बड़ा चेहरा है, लालू यादव की आप आलोचना कर सकते हैं, आप लालू यादव को कुछ बातों के लिए आलोचना कर सकते हैं, लेकिन ये सच है कि बिहार में अगर सामाजिक न्याय के अगर सबसे बड़ा नेता कोई है तो वो लालू प्रसाद यादव है। और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव वो नेता है जो सामाजिक न्याय के आप कह सकते हैं सबसे बड़े चेहरे। ये वो नेता है जो अपना पूरा जीवन जातीय जनगणना और कहीं ना कहीं जो समाज के अंतिम व्यक्ति है, जिन्हें समाज में आप कह सकते हो वो सम्मान नहीं मिला, उस सम्मान के लिए ये लोग लड़े, उस समाज को वो सम्मान दिलाने के लिए ये लोग लड़े। लालू प्रसाद यादव हो, मुलायम सिंह यादव हो, काशीराम हो, ये वो नेता है जो वाकई वास्तव में सामाजिक न्याय के लिए लड़ाइयां लड़े। ये वो नेता है जो सामाजिक न्याय के लिए हल पर दे दिए, जो इस देश में आप कह सकते हैं कि सामाजिक न्याय के सबसे बड़े चेहरे थे। और सामाजिक न्याय के आंदोलन की जब भी जिक्र होती है, सामाजिक न्याय की जब भी जिक्र होगा बिहार में, उत्तर प्रदेश में, तो ये वो चेहरे हैं जो इस आंदोलन को, इस सामाजिक न्याय के आंदोलन के आप कह सकते हैं प्रमुख चेहरे। वैसे सामाजिक न्याय के आंदोलन में और भी कई बड़े चेहरे, शरद यादव है, नीतीश कुमार है, और भी कई ऐसे नेता है, जननायक कर्पूरी ठाकुर है, ऐसे तमाम नेता है जो सामाजिक न्याय के एक बड़े चेहरे हैं, जो बिहार की मिट्टी से भी निकले हैं, जो उत्तर प्रदेश की धरती से भी निकले हैं। ये वो चेहरे हैं जो सामाजिक न्याय के बड़े चेहरे माने गए। इन्होंने अपना आप कह सकते हैं कि जीवन सामाजिक न्याय की लड़ाइयों के लिए लगाए हैं। लेकिन अब वो वक्त आ चुका है जब भारतीय जनता पार्टी इस राजनीति को, इस वोट बैंक को अपने साथ जोड़ना चाहती है। इसी बात से समझ लीजिए कि आज भारतीय जनता पार्टी को भी कहीं ना कहीं झुकना पड़ा, लालू यादव के सामने घुटने टेकना पड़ा। और कहीं ना कहीं जब ये कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी किसी के सामने झुकते नहीं है, वो नरेंद्र मोदी झुके भी, आज वो नरेंद्र मोदी झुके भी, ये भी आप महसूस कर सकते हैं। लेकिन सियासत में कोई भी चाले ऐसे नहीं चली जाती। बिहार में विधानसभा चुनाव है, अगले साल बंगाल में विधानसभा चुनाव है, उसके अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव है, और बिहार उत्तर प्रदेश जातीय राजनीति का आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ा आप कह सकते हैं कि मैदान है बिहार उत्तर प्रदेश जातिगत राजनीति का। और कहीं ना कहीं जातिगत राजनीति का अगर केंद्र बिंदु कोई राज्य है तो वो बिहार उत्तर प्रदेश, सामाजिक न्याय का केंद्र बिंदु कोई है तो वो बिहार उत्तर प्रदेश। और ये बार बार मैं कह रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं इन दोनों राज्यों में चुनावी नतीजों को बदलने के लिए भाजपा ने एक गेम खेला, जातिगत जनगणना करवाने की। अब ये जनगणना कब होगा? 2026 में होगा, जब देश का राष्ट्रीय जनगणना होगी। राष्ट्रीय जनगणना के साथ ही जातीय जनगणना होगा। अब जातीय जनगणना के बाद जो आंकड़े आएंगे, जो सही डाटा आएंगे, उस आंकड़े का वास्तव में प्रयोग किया गया तो समाज के वो लोग जिन्हें अभी तक मेन स्ट्रीम में आने का मौका नहीं मिला, उनके विकास के लिए अगर ये जातीय जनगणना के आंकड़े का प्रयोग किया जाता है तो बहुत अच्छा होगा, इस देश के लिए अच्छा होगा। ये देश कभी तब तक सुपर पावर नहीं बन पाएगा जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा किस जाति में सबसे ज्यादा गरीबी है, कौन से जाति के लोग सरकारी नौकरी में ज्यादा है,
कौन से जाति के लोगों को अभी तक सरकारी नौकरी में मौका नहीं मिला, कौन से जाति के लोग हैं जिन्हें राजनीतिक में काफी लाभ मिल गया लेकिन उस जाति के लोगों को राजनीतिक तौर पर भी वो लाभ नहीं मिला, कौन से जाति के लोग हैं जिनके साथ अब तक इस देश में न्याय नहीं हो पाया। इस डाटा का अगर सही प्रयोग किया गया और सही तरीके से इस डाटा का उपयोग किया गया तो समझ सकते हैं कि देश सुपर पावर बनने की ओर बढ़ जाएगा, देश सुपर पावर बनने की ओर बढ़ जाएगा। अगर ये पता चल जाए कि कौन से जाति में सबसे कम शिक्षा दर है तो उस जाति को आगे बढ़ाने पर फोकस किया जाएगा। वो जो समाज के अंतिम पंक्ति के लोग हैं, जो समाज में आखिरी पंक्ति पर खड़े हैं, जिन्हें आज तक महत्व नहीं मिला, उस व्यक्ति को जब समाज में उठाया जाएगा, जब उस समाज के अंतिम पंक्ति पर खड़े व्यक्ति को उठाया जाएगा तो ये देश अपने आप सुपर पावर बनेगा, तब ये देश अपने आप तरक्की की राह पर बढ़ेगा। और जाति जनगणना कोई गलत चीज नहीं है, जाति जनगणना होनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या दिक्कत है कि भाजपा का जो कोर वोटर है, भाजपा का जो कोर वोटर है वो कभी नहीं चाहेगा कि जाति जनगणना हो। अगर भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना करवाएगा तो इसका नुकसान भी भाजपा को उठाना पड़ सकता है। आपको बताते चले ये जो विपक्ष ने नेगेटिव सेट किया, इस नेगेटिव में नरेंद्र मोदी फंस चुके थे। अब नरेंद्र मोदी जाति जनगणना नहीं करवाते तो ओबीसी वोटर जो इस बार 7 से 8% घटे वो अगले लोकसभा चुनाव आते आते 10 से 15% घट सकता था। वो ST/ST वोट बैंक जो भाजपा के साथ जुड़ा हुआ था, वो ST/ST वोट बैंक भी धीरे धीरे भाजपा से कम हो जाता क्योंकि नरेंद्र मोदी जातीय जनगणना के मुद्दे से पीछे हट रही थी। अगर जातीय जनगणना का मुद्दा, जातीय जनगणना के बाद नरेंद्र मोदी को भी पता है कि इस देश में कौन से मुद्दे आगे बढ़ेंगे। जातीय जनगणना के बाद ये कहा जाए कि आरक्षण की जो सीमा है वो 50% के दायरे से बढ़ाया जाए, तो क्या उस देश में ऐसा हो जाएगा कि एक दिन ऐसा आएगा कि 80 से 85% आरक्षण होगा। अगर ऐसा हो जाए तो फिर क्या होगा। जो विपक्षी पार्टी मांग कर रही है, आरजेडी हो, सपा हो, ये तमाम राजनीतिक दल जो ये मांग कर रही है कि प्राइवेट सेक्टरों में भी आरक्षण हो, तो क्या प्राइवेट कंपनियां तैयार होगी आरक्षण देने के लिए? क्या प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण हो सकता है? एक बड़ा सवाल है। अगर नहीं हो सकता है तो फिर कहीं ना कहीं ये विपक्षी पार्टी हंगामा खड़ा करेगी। ये विपक्षी पार्टियों की जहां सरकार बनेगी वहां निजी सेक्टरों में आरक्षण देने की प्रयास होगी। अगर निजी सेक्टरों में आरक्षण दिया जाता है तो फिर तस्वीर क्या बनेगी? क्या वो तमाम कंपनियां आरक्षण के आधार पे लोगों को अपने यहाँ काम पर रखेगी? क्योंकि प्राइवेट कंपनियों का तो क्लियर विजन है कि जो बेहतर काम करने में जिसके पास स्किल है उसी को प्राइवेट कंपनियों में मौका मिलता है। अगर आरक्षण प्राइवेट कंपनियों में रोल हो गया तो क्या ये प्राइवेट कंपनियां भारत छोड़कर कहीं और अपना कार्य करने की दिशा में बढ़ेगी नहीं? और कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टरों में जब आरक्षण की बात करती है तो ये नामुमकिन लगता है। आगे क्या होगा पता नहीं। पहले जातीय जनगणना का मुद्दा, पहले जातीय जनगणना होने दीजिए। लेकिन मोदी सरकार ने जो जातीय जनगणना करवाने जा रही है और जातीय जनगणना का जो निर्णय लिया, यह निर्णय कहीं ना कहीं विपक्ष को उस नेगेटिव को समाप्त करने की है, विपक्ष की उस चाल को समाप्त करने की है जो विपक्ष कहीं ना कहीं बड़ा मुद्दा बना रही थी। विपक्ष जो राष्ट्रीय विमर्श का मुद्दा बना रही थी, उस राष्ट्रीय विमर्श को काउंटर करने के लिए नरेंद्र मोदी ने एक नया विमर्श खड़ा कर दिया कि मोदी सरकार अब खुद जनगणना करवाएंगे, जातीय जनगणना करवाएंगे। कांग्रेस पार्टी कभी जातीय जनगणना करवाई नहीं। जातीय जनगणना आखिरी दौर में अंग्रेजों के टाइम पर हुआ था। जो आंकड़ा दी जाती है, जो ओबीसी को आरक्षण दी जाती है 27%, वो आरक्षण अंग्रेजों की उसी जनगणना के आधार पर दी जाती है। 2011 में यूपीए की सरकार ने सर्वे करवाया था, जातिगत सर्वे करवाया था, लेकिन उसे यूपीए की सरकार ने पब्लिक नहीं किया था। उस डाटा को मनमोहन सिंह की सरकार ने पब्लिक नहीं किया था। 2011 में जो सर्वे हुई थी उस डाटा को पब्लिक नहीं किया। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी का यह फैसला राजनीतिक मजबूरी था या सामाजिक न्याय की जिम्मेदारी था? क्या ये सामाजिक न्याय के लिए नरेंद्र मोदी ने किया? पहले आरएसएस ने इसका विरोध किया, कहा इससे समाज खाई भरेगी, लेकिन बाद में फिर नमी बताई, कहा कि जन कल्याण के लिए आंकड़े जोड़ी। बात मैं कहना चाहता हूँ जिसे गौर से सुनिएगा। सियासत की चालें जादूगरी है, इस मोहरे में छुपी है पूरी कहानी। जनगणना तो गिनती है, अब जोश में जातियों की सियासत फिर से आगोश में है। अभी तो आपने ट्रेलर देखा है, फिल्म नहीं देखा है। इंतजार करिए, देश की राजनीति में अभी बहुत कुछ होने वाला है। जातीय जनगणना के बाद अगला मुद्दा जो बनेगा वो बनेगा कि आरक्षण की जो दायरा है वो 50% से बढ़ाया जाए। उसके बाद अगला मुद्दा बनेगा प्राइवेट सेक्टरों में भी, निजीकरण में भी आरक्षण दिया जाए। क्या पता कल को ये कह दिया जाए कि क्रिकेट टीम में भी एक जाति विशेष के खिलाड़ी रहते हैं, क्रिकेट टीम में भी आरक्षण के आधार पर खिलाड़ियों का तय हो जाए, तो उस समय भी टैलेंट ना देखा जाए, तो फिर इस देश में हड्डी हो जाए।
लेकिन जाति जनगणना के बाद देश में क्या हो सकता है इसकी बस कल्पना कीजिए। हम ये भी कहते हैं कि जाति जनगणना का सही प्रयोग किया गया। अगर जाति जनगणना के बाद इन आंकड़ों का सही प्रयोग किया गया, जो समाज के अंतिम पंक्ति पर खड़े हैं, जिन्हें अब तक विकास से दूर रखा गया, जिन्हें अब तक मेन स्ट्रीम से दूर रखा गया, उनके विकास के लिए सोचा गया, इन आंकड़ों का प्रयोग किया गया, तो ये देश के लिए बहुत बढ़िया होगा। तब तो जाति जनगणना देश के लिए बेहतर होगा। लेकिन जाति जनगणना का उद्देश्य केवल राजनीति रहा तो ये जाति जनगणना का लाभ नहीं होगा। तब इस राजनीति में तभी अगर जातीय जनगणना से बस वोट बैंक की खुशबू नजर आए तो समझ लीजिए कि ये देश के लिए सही नहीं है। तब इस देश में एक बार फिर से उसी प्रकार से आप कह सकते हैं जो मंडल पार्ट 1 में हुआ था, जो सामाजिक न्याय की लड़ाई 80-90 के दौर में लड़ा गया, उस समय बस नेता बनी, इसके आगे कुछ नहीं बना, सामाजिक न्याय नहीं हुआ। इस बार भी वैसा ही होगा। अगर इन डाटाओं का सही प्रयोग किया गया तो इस देश के लिए बहुत बढ़िया होगा। इस देश के समाज के अंतिम पंक्ति तक विकास पहुंचेगा। चलिए साथियों, आज के इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। आज के इस वीडियो को समाप्त करते हैं, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक सवाल है। आपको क्या लगता है, क्या मोदी सरकार का ये फैसला दबाव में लिया गया या एक सोची समझी पोस्ट एनेक्शन स्ट्राइकिंग है बिहार में विधानसभा का चुनाव? कमेंट में अपनी टिप्पणी कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलिए। फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। बने रहिए राजनीति के सबसे विश्वसनीय चैनल पर। जय हिंद, वंदे मातरम।